हाय एवरीवन, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 14 और इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट। तो आइए देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ बनाते भी चलेंगे और जो नहीं बनाना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? तो मैग्नेटिक मोमेंट लिखने से पहले आपको बता देते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कर करके पढ़े थे कल इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चैप्टर नंबर 1 में। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फेमस जो है मैग्नेटिक मोमेंट करके है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किताबों में या तो म्यू से रिप्रेजेंटेड करते हैं और बहुत से बुक में एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली हम यहाँ से एम से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो इसको एम से रिप्रेजेंट कर देंगे और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो थोड़ा सा पुरानी बात को अगर रिपीट करना चाहेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। पहले इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में उसे समझ गए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका रिकेप दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिकेप मतलब पुरानी बात को याद दिला रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है कि अगर दो अपोजिट चार्ज को वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर अगर हम रखते हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो जनरली आप समझ लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज हमारा ये है और ये एक नेगेटिव चार्ज। इनके बीच का सेपरेशन जो होता है बहुत ही कम होता है, जनरली माइक्रोमीटर में या एंगस्ट्रम में होता है या नैनोमीटर में होता है। तो इनका सेंट्रल पॉइंट अगर मान लीजिए ये है तो यहाँ से एक एल डिस्टेंस लेते थे और एल डिस्टेंस लेते थे। तो दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो जनरली 2L है। इसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का हम लोग निकालते थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो जनरली जिसको डायपोल मोमेंट कहें या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बाद एक ही होता है, तो पूरा ही लिख देते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इसको रिप्रेजेंट पी वेक्टर से करते थे। कुछ याद होगा, ये चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इनका मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड के बारे में बता दें कि इसका मैग्नीट्यूड होता है कि दोनों चार्ज में से किसी का मैग्नीट्यूड लेना है, यानी कि जनरली हम पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो Q इनटू इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो होता है यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस वो 2L है। अगर वेक्टर फॉर्मेट में देखेंगे तो इनके बीच में वेक्टर लेते हैं और इसका डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होता है। ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में उल्टा हो जाता है। इसका डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन इस तरह से, तो डायरेक्शन लिख देंगे इसको डायरेक्शन -Q से +Q की तरफ होता है। समझ में आ गया? उसी तरह से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट देखने वाले हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट में हमको दो चार्ज को पहले क्या है कि जैसे मैग्नेटिक डायपोल देखेंगे पहले। मैग्नेटिक डायपोल में जनरली हमेशा मैग्नेटिक डायपोल जो होते हैं वो एक साथ होते हैं। मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो दोनों जनरली की जिस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पे मैग्नेट में नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है और उसी तरह से साउथ पोल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के जैसा ही होता है। तो हम एक मैग्नेट यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट। अब मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है। तो जनरली हम इसको नॉर्थ पोल कंसिडर कर सकते हैं और इसको साउथ पोल। इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए इसका सेंट्रल पॉइंट है, तो यहाँ का इससे लेकर के ये डिस्टेंस को भी L कंसिडर कर लेते हैं और ये डिस्टेंस भी L कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से मैग्नेटिक डायपोल निकल जाएगा। हमको क्या है कि Q इंटू L। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहें चाहे मैग्नेटिक मोमेंट कहें। तो देखिए यहाँ से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या इसी को मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में याद करेंगे तो जनरली समझ लीजिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जैसा ही है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट और इसको रिप्रेजेंट करते हैं M वेक्टर से, जो कि पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पे दोनों का जिस तरह से यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते थे हम लोग Q ही मान देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे एक स्मॉल टर्म होता है M जिसको
मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहते हैं या इसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो m है वो पोल स्ट्रेंथ होता है और दोनों का पोल स्ट्रेंथ बराबर होता है, या इसी को मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कहता है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, कोई मैग्नेट का कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा वो डिपेंड करता है पोल स्ट्रेंथ पे या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पे। अगर m का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो मैग्नेट ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m into 2l, तो यही है। तो मैग्नेटिक डायपोल आपको दिख गया है, तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं m इक्वल टू m into 2l। और जब इसका डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो जस्ट कहे थे कि यहाँ पे जिस तरह से नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज लाइक यहाँ पे देख लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो बिलोंग्स करता है साउथ पोल को, और पॉजिटिव चार्ज इस तरह से वो बिलोंग करता है नॉर्थ पोल को। तो यहाँ पे डायरेक्शन देखे थे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ था, तो यहाँ पे नेगेटिव किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, साउथ पोल की तरह, और पॉजिटिव नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है। तो डायरेक्शन जो हो जाएगा यहाँ पे वो साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। डायरेक्शन साउथ टू, चलिए पूरा ही लिख देते हैं, नॉर्थ की तरफ। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग जान चुके हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जैसा ही है, चाहे इसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहें, बात एक ही है। जनरली इसको मैग्नेटिक मोमेंट जब भी कहेंगे तो आप समझिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग तो जनरली इस तरह से तो हमको मिलता ही नहीं, क्योंकि इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे हमको फ्रीली पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है लेकिन मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेट के अंदर जब भी देखते हैं, अगर इसको हम कट भी करेंगे बीच से तो ये नॉर्थ पोल लगा इसके साइड में, दूसरी तरफ आ जाएगा साउथ पोल और इसके तरफ आ जाएगा नॉर्थ पोल। अगर हम इसको बीच से कट कर दें, अगर हम इसको बीच से कट कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से साउथ पोल आ जाता है और इस तरफ नॉर्थ पोल आ जाता है। अगर बीच से कट करेंगे तो जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ ही रहेगा, जो साउथ है वो साउथ ही रहेगा। तो इसमें किसी तरह का क्या कहते हैं, इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये हमेशा, इसमें एक पॉइंट अगर लिखना चाहेंगे तो आप एक स्टार मार करके ही लिख लीजिए कि मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये फ्रीली यानी कि नेचर में ये जो है सो फ्री रूम में नहीं प्रेजेंट होते हैं। जब भी रहेगा तो वो डायपोल के फॉर्मेट में रहेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ से हम लोग सीख चुके हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है। तो ये बेसिक बात थी, आपको बता दी है। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि एक करंट लूप जो होता है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उसी के ऊपर आज का क्लास होने वाला है। तो इसको चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए करंट लूप जो है वो बिहेव करेगा एक मैग्नेट की तरह। हम आपको एक बार मैग्नेट लेकर के और एक करंट लूप दोनों में कंपैरिजन दिखा करके साबित कर देंगे कि ये एक करंट लूप जो है वो मैग्नेट की तरह होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं करंट लूप बिहेव्स एज मैग्नेट। तो एक करंट लूप हम लोग बनाते हैं। देखिए एक करंट लूप कंसीडर कर रहे हैं। ये देख लीजिए एक करंट लूप है और इसके अंदर करंट को फॉलो इस तरह से हम कर देते हैं। चलिए इसका डायरेक्शन थोड़ा उल्टा कर देते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। करंट ऐसे फॉलो हो रहा है क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। ये एक लूप है और ये लूप इस प्लेन में रखा हुआ है, यानी कि देखिए कि ये प्लेन है, एक बोर्ड के इस तरह से रखा हुआ है। तो इससे करंट अगर ऊपर से देखें तो क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो ये हमारा एक करंट कैरिंग लूप है, जिससे करंट अगर देख लें तो फॉलो आई हो रही है, और यहाँ भी देख लें तो आई। तो मान लीजिए इस लूप के अंदर एक करंट फॉलो हो रहा है। हम एक बार मैग्नेट को लेते हैं, तो एक बार मैग्नेट को लेते हैं। अभी जो लिए थे वो भी एक बार मैग्नेट था। बार मैग्नेट में होता क्या, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। तो ये साउथ पोल है और ये हमारा नॉर्थ पोल है। तो
इस बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर में आपको हम बताएंगे, तो अभी देख लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होते हैं बार मैग्नेट के इनसाइड, वो साउथ पोल से लेकर के नॉर्थ पोल होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कुछ ऐसे होता है इनसाइड बार मैग्नेट, और आउटसाइड जो होता है वो नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ होता है। ये इस डायरेक्शन में है, इसका डायरेक्शन इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा, और इनसाइड के बारे में बात करेंगे तो साउथ से लेकर के नॉर्थ। तो इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होता है। अब करंट कैरिंग लूप की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो जनरली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए अपने राइट हैंड के फिंगर को, थंब को हम करंट डायरेक्शन में रखते हैं, और अपने इस फिंगर को कर्ल करते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो वहाँ पे डायरेक्शन निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, अगर ये करंट लूप इस तरह से है, तो अगर हम इस पॉइंट पे निकालना चाहेंगे तो देखिए ये करंट का डायरेक्शन जो है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड जा रहा है, और इसी तरह से अगर देखेंगे तो ये इस तरफ से है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो आ रही है इसके बीच में अगर सेंटर पे देखेंगे तो कुछ ऐसे आ रहा है, और ये करंट कैरिंग लूप है तो बीच का पार्ट तो दिखा नहीं सकते हैं, तो इस तरह से आ गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। इसी तरह से अगर हम इसके साइड में निकालना चाहेंगे तो ये ऊपर से इस तरह से आता है, कुछ ये इस तरह से आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इसका डायरेक्शन ऐसे होता है। और यहाँ पे भी ये हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में ड्रॉ करने के लिए सिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे ड्रॉ होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में प्रॉपर्टी बताए थे और उसका ड्रॉ करने का तरीका निकाले थे, वो सब बताएंगे। आप समझ लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम बता चुके हैं। तो आप देखिए इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर इनसाइड, अगर मान के चलिए करंट लूप जो है सो कुछ मोटा है, अगर मान ली इतना मोटा है, तो अगर ये ऊपर देखें इनसाइड देखेंगे तो इनसाइड जो जा रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, वो जिस तरह से यहाँ पे साउथ से लेकर के नॉर्थ है, अगर देखिए मान लीजिए कि एक मोटा सा है, इतना मोटा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से निकल रही है, तो ऊपर वाला पोल को अगर हम साउथ मान लें और नीचे को नॉर्थ मान लें, तो इनसाइड मैग्नेट यानी कि इस करंट कैरिंग लूप जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तभी तो वो साउथ पोल से लेकर के नॉर्थ पोल की तरफ इनसाइड जा रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला हमको जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और ये नॉर्थ पोल की तरफ। थोड़ा फील लीजिए, तो ये साउथ पोल इसलिए कि देखिए यहाँ पे अगर ये लूप अगर थोड़ा सा मोटा हो जाए, मान लीजिए कि ये लूप जो है हमारा थोड़ा सा मोटा है, ये थोड़ा मोटा है, तो ऊपर वाला पोल अगर साउथ हो जाएगा, नीचे वाला नॉर्थ हो जाएगा, तो जो अंदर वाला पार्ट है वो अंदर देख रहे हैं, तो साउथ से लेकर के नॉर्थ, जो कि हम दिखा नहीं सकते, ये 3D फिगर है और ये बीच का मोटा पार्ट है, तो ये देखिए साउथ से लेकर के नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो और आउटसाइड देखेंगे, तो आउटसाइड देखेंगे तो ये लूप है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होते हैं वो क्लोज लूप बनाता है, तो ये घूम करके फिर इससे मिल जाएगा, और फिर ये इससे मिल जाएगा घूम करके, और फिर ये इस तरह से होकर के इससे मिल जाएगा। तो अब आपको पता चल रहा है कि एक करंट कैरिंग लूप जो है वो मैग्नेट की तरह शो करता है। तो आप जब देखिए कोई करंट कैरिंग लूप है तो वहाँ पर आप मैग्नेट कर सकते हैं। जनरली ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है। बचपन से आप देखते आए होंगे कि इसको बार मैग्नेट कहते हैं। एक होता है हॉर्सशू मैग्नेट जो जनरली इस शेप का होता है, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है सो अलग होता है। तो ये किताबों में फिगर बनाया रहता है, ये बार मैग्नेट है, एक हॉर्सशू मैग्नेट होता है। अब आपको पता चल चुका है कि ये करंट कैरिंग लूप जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपसे जब भी देखिए कहीं भी कोई करंट कैरिंग लूप है तो आप समझ लीजिए कि एक मैग्नेट है। इस चैप्टर में जब भी करंट कैरिंग लूप के बारे में बात करेंगे तो दिमाग में पहले क्लिक करना चाहिए कि मैग्नेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ से आप पता चल गया कि करंट कैरिंग लूप जो है सो मैग्नेट है। तो आप मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो अब हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करेंगे। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होने वाला इसको देखेंगे। तो ये फिगर को आप लोग एक बार पॉज करके ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए अब मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग लूप की वजह से निकालने वाले हम लोग। तो यहाँ से देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू करंट लूप। तो अब पता चल चुका है कि करंट लूप जो है वो एक
मैग्नेट है, तो मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो ये होता है इज डिफाइंड एज, अब ये मैग्नेटिक मोमेंट को m से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होता है I इंटू ए। अब आपको दिखाते हैं ये किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं एक करंट लूप, तो ये मान लेते हैं हमारा ये एक करंट लूप है जिससे करंट इस तरह से फॉलो हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉलो हो रही है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम सब लोग ड्रॉ करना सीख चुके हैं कि ये अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ से अगर करंट डायरेक्शन देखेंगे तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर जा रही है। यहाँ पे हम अपने पॉइंट करते हैं करंट डायरेक्शन में, तो इस बीच में देख रहे हैं तो हमारा ये जो अपना पॉइंट है ये फिंगर कर रहा है वो इन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है। तो इनका डायरेक्शन आपको बता देते कि डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है, तो इसका डायरेक्शन साउथ टू, यहाँ पे पॉइंट देते हैं नॉर्थ। अब पता चल चुका है ये एरिया वेक्टर है, ए एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द लूप या सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का जो परपेंडिकुलर होगा, तो जनरली हमको डायरेक्शन पता है कि साउथ से लेकर के नॉर्थ होगा। तो यहाँ से हम देख लिए कि यहाँ पे करंट जो अगर फॉलो हो रही है तो ये इस तरह से देख रहे हैं। तो अब ये लूप क्या है कि अगर ये साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा तभी तो ये मैग्नेट के अंदर से साउथ से नॉर्थ जा रहा है। तो हमको तो यहाँ से पता है कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो आप देखिए दिमाग में हमेशा बात रही है, अभी करंट क्या है? क्लॉकवाइज है। अगर ऊपर से अगर क्लॉकवाइज दिखेगा तो जिस पार्ट से अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है उसको हम लोग साउथ पोल कहेंगे और जिस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिखा उसको नॉर्थ पोल कहेंगे। तो जनरली आप बचपन में देखे होंगे किताबों में लिखा रहता है कि इस तरह से अगर करंट है, अगर करंट फॉलो हो रही है क्लॉकवाइज, तो यहाँ से आपको ऐसे ही कुछ बना देता है कि एरो दे करके कि ये साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है। ये आप देख लीजिए कि करंट का डायरेक्शन किस तरफ से है? क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल होगा, ये साउथ पोल है। और जस्ट इसके उल्टा अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो इसको नॉर्थ पोल कहते हैं। अगर करंट इस तरह से, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट रहेगा तो हम जनरली उसको नॉर्थ पोल कहेंगे। तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। पता चल रहा आपको? क्लॉकवाइज करंट जैसे ही दिखा हम उसको साउथ पोल कह देंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो हम उसको नॉर्थ पोल कहेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट का किस तरफ से हो जाएगा? साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इस तरह से आ गया, साउथ से नॉर्थ हो गया। तो एक दो हम आपको फिगर बना के दे रहे हैं, आप डिसाइड करके बताइए कि कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा। ये करंट लूप है, करंट फॉलो हो रही है इस तरह से, तो ये इससे करंट आई फॉलो हो रहा है। तो अगर करंट इससे आई फॉलो हो रहा है तो अब आपको बताना है कि इसमें नॉर्थ पोल कौन होगा, ऊपर वाला नॉर्थ होगा या नीचे वाला साउथ होगा। तो एक बार दिमाग लगा सकते हैं, सोचने की कोशिश कीजिए। तो देखिए अगर हम इस लूप को देखेंगे ऊपर से, तो ऊपर से हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा और एंटी क्लॉकवाइज करंट किसको दिखाता है? नॉर्थ पोल को। ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जो नॉर्थ पोल दिखाता है तो हमारा नॉर्थ पोल ऊपर हो जाएगा, साउथ पोल नीचे हो जाएगा। तो ऊपर से अगर देख रहे हो, ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, अगर जिस तरफ से हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा उस साइड हो जाएगा नॉर्थ पोल, और जिस तरफ से अगर क्लॉकवाइज दिखेगा तो हमारा साउथ पोल हो जाएगा। तो ऊपर से हमको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा नॉर्थ पोल और नीचे हो जाएगा साउथ पोल। अब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? साउथ से नॉर्थ। तो डायरेक्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ये कुछ इस तरह से देगा, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो एक और देखिए, यहाँ से हम एक बना देते हैं, एक ये लूप है, ये लूप इस बार इस बोर्ड के प्लेन में, यानी कि इस बोर्ड के अंदर जा रही है तो ऐसे इस प्लेन में, और ये ऐसे करंट जो फॉलो हो रही है वो कुछ ऐसे हो रही है, कुछ ऐसे हो रहा है और इनसे करंट आई जा रहा है। तो आप देखिए करंट इस तरह से ऐसे फॉलो हो रही है। अगर इस तरफ से हम देखेंगे तो देखिए इस तरफ से अगर देख रहे हैं तो करंट ये क्या कि अगर इस तरफ ऐसे चलता तो क्लॉकवाइज, ये इस तरफ चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है।
तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो हमको इस तरफ से अगर देखेंगे, इस तरफ से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज देखेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ क्या होता है? नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल। अगर हम इसी को इस तरफ से देखेंगे, अगर इसको अभी करंट फ्लो हो रहा है इस तरफ से, तो अब ये हमको क्लॉकवाइज दिखेगा। जिस तरफ से क्लॉकवाइज वो साउथ, जिस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज वो नॉर्थ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नॉर्थ। तो यहाँ से आपको पता चल चुका है कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो जनरली हम इतना ना करके एक छोटा सा ट्रिक लगाते हैं। तो इसका एक ट्रिक है जो हमेशा याद रखिए, इससे कुछ ज़्यादा होता है कि इस तरफ से नॉर्थ, की तरफ से साउथ। तो आप देखिए इसका क्या है कि अपने राइट हैंड थंब के फिंगर को कर्ल करना है करंट डायरेक्शन में। अपने राइट हैंड के फिंगर को उठाना है, अपने राइट हैंड उठाएं और फिंगर को कर्ल करना है करंट डायरेक्शन में। आप देखिए करंट है इस तरफ से, तो ये करंट डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो हमारा जो थंब पॉइंट करेगा वो हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे क्या करना है? कर्ल योर फिंगर ऑफ राइट हैंड, ऐसा नहीं लेफ्ट हैंड का उठाना है, राइट हैंड का फिंगर को लेना है, राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अब डायरेक्शन ऑफ करंट में करेंगे तो हमारा जो थंब पॉइंट करेगा वही हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। देन योर थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। अभी जितना बात बताया है उसको आप भूल भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई हमको करंट कैरिंग लूप दिखेगा तो जिस डायरेक्शन में करंट फॉलो हो रही है उसी डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे, जो हमारा थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन देगा नॉर्थ पोल का। तो आप यहाँ पे देखते हैं, अगर इस लूप में, अगर फर्स्ट लूप में देखेंगे तो ये इस तरफ से मूव कर रहा था, अपने फिंगर को, राइट हैंड के फिंगर को लेकर के अगर इस तरह से मूव करा लें तो हमारा थंब पॉइंट कर रहा है डाउनवर्ड। तो नॉर्थ पोल हमको नीचे मिल गया है, तो नॉर्थ पोल नीचे है तो ऑटोमेटिक से बात है कि अदर पोल जो होगा वो साउथ हो जाएगा। अब इस तरह देखिए, यहाँ पे अगर देख रहे हैं क्या, ये हमारा इस तरह से करंट फ्लो हो रहा था, अपने फिंगर के को कर्ल करना है, राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करना है करंट डायरेक्शन में, तो हमारा थंब पॉइंट कर रहा है नॉर्थ पोल की तरफ। तो पता चल चुका है कि डायरेक्शन ऑफ इस मैग्नेटिक मोमेंट जो आने वाला है वो साउथ से नॉर्थ इस तरफ से आ जाएगा। और इसमें भी देखिए हम इस फिंगर को, अपने फिंगर को करंट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो इस तरफ हो जाएगा। अब देखिए एक और देख लीजिए, ये करंट लूप है, इसमें करंट को हम ऐसे कर देते हैं, ये करंट इस तरफ फॉलो हो रहा है, तो इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल कौन होगा? सीधा हम अपने फिंगर को कर्ल करेंगे, इसे अपने फिंगर को, सॉरी इस तरफ से आ रहा है, करंट बाहर आ रही है, ये करंट बाहर आ रही है, ऐसे आ रही है, ये करंट इस तरफ से घूम रहा है। तो जैसे हम इसको पॉइंट करेंगे इस तरफ से, ये करंट इस तरफ से आ रही है, ये अंदर जा रहा है और ये आपकी तरफ बाहर आ रहा है। ये ऊपर दिखा देते हैं कि करंट आउटवर्ड आ रहा है और ये करंट इनवर्ड जा रहा है। देखिए ऐसे करंट ऐसे आया फिर गया, ये करंट ऊपर से इस तरह आया, नीचे अंदर गया, फिर ऊपर आया बाहर, नीचे अंदर गया। तो नीचे जो अंदर जा रहा है करंट, इसको क्रॉस से दिखा दिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और ऊपर डॉट से दिखा दिए ताकि ऊपर से बाहर आ रहा था। आप फील कीजिए कि करंट किस तरह से ऐसे मूव कर रहा है। ऐसे जब मूव कर रहा था अपने फिंगर को कर्ल करना करंट डायरेक्शन में, तो नॉर्थ पोल जो हमारा थंब की ओर पॉइंट करेगा ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ, सॉरी साउथ टू नॉर्थ, तो ये इस तरफ से हो जाएगा। तो अब डायरेक्शन निकालने के लिए सीख चुके हैं, तो अब हम इसको एक दो क्वेश्चन से समझाते हैं। तो पहले आपको इसको पॉज करके अच्छी तरह से नोट कर लें। चलिए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट फॉर, नीचे दे रहे हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं।
तो ये एक्स एक्सिस है, इससे आप पहले से फेमिलियर है, और ये वाई है और ये जेड है। हमारा एक करेंट लूप जो है वो वाई जेड एक्स जेड प्लेन में है, तो ये एक्स रहा और जेड ये रहा, तो जेड आपकी तरफ आ रहा, तो इस प्लेन में हमारा कोई एक करंट लूप है, तो यहाँ से हम एक करंट लूप बना दे रहे हैं। एक करंट लूप है सर्कुलर फॉर्मेट में, जिसका रेडियस आर दिया हुआ है और करंट जो फॉलो हो रही है इस डायरेक्शन में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन दे देते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये एक्स, ये वाई और ये जेड है। इस बार एक करंट लूप जो रेक्टेंगुलर है और ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर है और ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे है, और ये मान कर चलिए इसी के ऊपर ओवरलैप करंट फॉलो हो रही है इस तरह से, और ये करंट जो है वो आई है। अगर साइड दे दे इसका तो ये 1 मीटर और ये 3 मीटर है। तो अगर आप लोग चाहें तो पॉज करके एक बार जरूर ट्राई करें। कर ली ट्राई? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। तो मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं, क्या मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बताए थे, m = I और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर डायरेक्शन वही लेना है जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन होगा। मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन हम जान चुके हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। तो यहाँ से हमको I तो दिया ही है, एरिया निकालना है, तो एरिया सर्किल का क्या होता है, πr²। तो यहाँ से आ जाएगा, तो m जो आ जाएगा वो I × πr²। अब इसका डायरेक्शन डिसाइड करना है, तो डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हम कहते हैं कि अपने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करना करंट डायरेक्शन में, और थंब जो पॉइंट करेगा वो नॉर्थ पोल दे देगा और अदर पोल जो हो जाएगा वो साउथ हो जाएगा। तो कर्ल करने अपने फिंगर को, तो इस तरह से नॉर्थ पोल ऊपर आ रहा है, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे। अब देखिए ये साउथ से नॉर्थ की तरफ इसका डायरेक्शन, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ इस तरफ। अब देखिए ये इस प्लेन में, ये इस प्लेन में है और ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ कर रहा है। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस को डायरेक्शन क्या देते हैं, जे कैप। तो इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा वो जे कैप आ जाएगा। ये डायरेक्शन ऐसे ही कर सकते हैं, इसको जे कैप पे दे दिया। और इसमें देखना है तो मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर = I × A। आई दिया ही है, एरिया क्या हो जाएगा 1 × 3, तो 3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 3, चलिए पहले A × B कर देते हैं। और डायरेक्शन देख लीजिए इनका, तो अपने फिंगर को करंट डायरेक्शन में कट करना, कोई भी लूप हो, किसी भी तरह का लूप हो, चाहे सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, किसी भी तरह का लूप है लेकिन क्लोज लूप होना चाहिए। तो उनमें करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे, तो पॉइंट जो हमारा थंब करता है, थंब जो पॉइंट करेगा वो नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में करता है। तो इस तरह से करेंगे तो हमारा ये आउटवर्ड आ रहा है, ये आउटवर्ड एक्सिस किसकी तरफ जा रहा है, प्लस जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो प्लस जेड को रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से। अगर इसका वैल्यू रखना चाहेंगे तो देखिए 3 × m = 3I। देखिए अगर SI यूनिट देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट का, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो SI यूनिट है, यहाँ से देखिए करंट का एम्पियर होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो ये एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और डायरेक्शन इसका क्या क्या। शुरू में बताना भूल गए थे, तो अगर लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ m जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। जाहिर सी बात है करंट का एम्पियर होता है और एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आए। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना है, n से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहेगा तो n से, अगर एक लूप है तो उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो I हो रहा है। अगर 2 लूप होगा तो I × I या फिर I, तो 2I हो जाएगा। अगर n लूप दिया रहेगा तो NIA कर देंगे। तो बहुत सी किताबों में दिया रहता है कि इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप n रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा NIA। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी हम बताने की कोशिश किया। तो इसको एक बार अगर लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर जो नहीं लिखे पॉज करके एक बार लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ ऐसा ही है। ये y हो जाएगा एक्सिस और ये x
और ये वाला Z है। एक करंट लूप है जो कुछ इस फॉर्मेट में है, ये ऐसे दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए कि आधा पोर्शन जो है दोनों का लेंथ सेम है, तो थोड़ा इसको और ऊपर कर देते हैं। इसका साइड A है और ये B है, ये B है और ये A है। तो अल्टीमेटली बात है कि ये भी एक रेक्टेंगुलर लूप है, तो ये भी B हो जाएगा और ये B और ये A। इससे करंट जो फॉलो हो रही है वो ऐसे हो रही है, या ऐसे गया या ऐसे गया, ऐसे कुछ इस तरह से है। मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है तो एक बार पॉज करके जरूर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। कर लिए? देखिए अब हम करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमको एक करंट कैरिंग लूप चाहिए। तो अगर लूप अगर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है। तो यहाँ से हम देखिए करंट जब कुछ आ रहा था, ऐसे आ रहा है, तो हम क्यों नहीं करते इसको दो लूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको फर्स्ट लूप कह देते हैं, इसको ऊपर वाले को फर्स्ट कह देते हैं और इसको सेकेंड कह देते हैं। एक इमेजिनरी करंट मान लेते हैं कि कुछ ऐसे फॉलो हो रहा होगा, इस तरफ से करंट गया, ये इस लूप से ऐसे आया, इस होकर के कंप्लीट हो गया है। आप देखते हैं कि ये करंट जो ऐसे आ रहा है, ये इस होकर के जा करके फिर एक ऐसे आया, क्योंकि इससे तो नेट करंट फॉलो हो ही नहीं रहा था। मतलब इनसे ये जो करंट था अब भी जीरो। देखिए जितना करंट इस तरफ से भेजे हैं, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग देखे भेजे हैं, उतना ही नेगेटिव एक्स के लॉन्ग हम रिटर्न कर दिए हैं। तो जनरली ये दोनों मिलकर जीरो ही आ जाएगा, जो कि पहले से ही था। तो हमारा दोनों लूप में अब हमको पता चल चुका है कि ये लूप भी पता चल चुका है। इसका M1 निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इसका देखिए हम इसका M1 निकाल सकते हैं। तो M1 क्या हो जाएगा, I इंटू ए बी, I इंटू एरिया, तो A B हो जाएगा। पता चल रहा ना यहाँ पे I इंटू M1, तो IA, तो एरिया क्या हो जाएगा AB, मतलब साइड AB है तो A इंटू B हो जाएगा। तो AB आप इसका डायरेक्शन देखना है, तो डायरेक्शन अपने फिंगर को कर्ल करना है करंट डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट कर रहा है Z एक्सिस की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा। उसी तरह से इस लूप के लिए सेकेंड लूप के निकालेंगे तो M2 आ जाएगा। तो ये M2 और ये भी IAB, क्योंकि करंट भी सेम है और इसका साइड भी सेम है, डायमेंशन भी A और B दिया हुआ है, तो A भी हो जाएगा। अब इसका डायरेक्शन देखना है, तो ये इस प्लेन में है। तो अगर ये देखिए इस तरफ से हो रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ शो कर रहा है। तो हमारा जो नॉर्थ पोल है ये ऊपर की तरफ शो कर रहा है, साउथ से नॉर्थ ही डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। तो यहाँ से देखिए पता चल रहा है कि ये ऊपर की तरफ, तो ये प्लस वाई एक्सिस की तरफ है, तो यहाँ से जे कैप आ जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो जनरली वेक्टर फॉर्म में अगर आपको पता होगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये M आ जाएगा। जनरली इसको AB को कॉमन ले लेते हैं और I को भी, बचेगा क्या, जे कैप के कैप। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड के लिए हम इसका मोड ले लेंगे। अगर मोड ले लेंगे तो देखिए ये I स्क्वायर A स्क्वायर AB स्क्वायर ये बाहर ही रह जाएगा, इसको बाहर ही रखिए। IAB अंडर रूट I का स्क्वायर ये 1 + 1 हो जाएगा। तो ये M का मैग्नीट्यूड जो आ चुका है वो √2IAB, ये मैग्नीट्यूड है। ये डायरेक्शन के फॉर्मेट, ये वेक्टर फॉर्मेट में था। कभी कभी आपको डायरेक्ट वेक्टर फॉर्मेट में है, मैग्नीट्यूड में पूछ लेगा। तो इनमें क्या आपको मैग्नीट्यूड भी शामिल है और डायरेक्शन भी शामिल है। इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात किए हैं, इस पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है। देख गया? तो इनको आप लोग एक बार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आने से पहले हम एक थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट बताने वाले हैं, एरिया वेक्टर डायरेक्शन किस तरह से निकलेगा। तो उनके बाद हम 4 पे आएंगे। तो कोई भी पैरेललोग्राम हो चाहे ट्रायंगल हो, फॉर एनी पैरेललोग्राम और ट्रायंगल किसी तरह का हो, अगर कोई पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम इस तरह से होता है। ये मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, इनका साइड दिया हुआ है A B C और D। अगर एरिया निकालना है इसका वेक्टर के फॉर्म में, ये क्या है, पैरेललोग्राम है हमारा, ये
पैरेललोग्राम है। अगर एरिया वेक्टर हमको निकालना है, एरिया वेक्टर, जनरली एरिया वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी दो साइड को लेकर के वेक्टर फॉर्मेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला ले लेते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ए बी क्रॉस बी सी, या ये साइड के लिए बी सी क्रॉस सी डी कर सकते हैं। किसी भी दो एडजेसेंट साइड को लेकर के उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये साइन दिया हुआ वेक्टर के फॉर्मेट में अगर दिया रहता है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सी डी। या तो आप सी डी इंटू डी ए ले सकते हैं, सॉरी सी डी क्रॉस डी ए। तो चाहे सी डी क्रॉस डी ए, अगर चाहे डी ए क्रॉस ए बी भी लिख सकते हैं। यहाँ से डी ए क्रॉस ए बी किसी भी फॉर्मेट में लिखेंगे तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन जो आएगा वो सेम ही आ जाएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम आना ही है, बस डायरेक्शन का फर्क हो सकता है। तो देखिए इस फॉर्मेट में किसी भी एडजेसेंट साइड को लेके किस तरफ क्यों में है, ये क्लॉकवाइज में हम घूम रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में अगर लेके चलेंगे तो सभी का डायरेक्शन जो आएगा वो सब सेम आएगा। अगर इसी तरह से हम कोई ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल का साइड ए, ये बी और ये सी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 इंटू ए क्रॉस बी कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा इसका एरिया वेक्टर, इसमें 1/2, चलिए ए बी क्रॉस, सॉरी ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी, इन दोनों को लिए है। अगर कोई चाहे बी सी क्रॉस सी ए लेना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी ठीक है। 1/2 बी सी क्रॉस सी ए। अगर कोई चाहे सी ए क्रॉस ए भी करना तब भी उनका भी सेम है, सी ए क्रॉस ए। तो इस तरह से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम आ जाएगा। तो यही कंसेप्ट थोड़ा सा लगने वाला था, इसलिए हम बता दिए इनको। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं, इसको चाहे तो एक बार पॉज करके जरूर लिख लें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिए बोर्ड पे। तो बोर्ड पे कोई एक स्क्वायर लूप है, देखिए कह रहा है कि स्क्वायर लूप ए बी सी डी है, कि जो कि इस तरह से है, यानी कि देखिए ये हो गया एक्स जेड प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, और ये सामने वाला ऊपर वाला इस तरफ जो है वाई जेड प्लेन है। तो ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ये कुछ ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से एक्स वाई प्लेन ये है, वाई जेड ये है और एक्स जेड ये है, तो कुछ ऐसे रखा हुआ है। और यहाँ से दिखाया गया है कि ये जेड एक्सिस से बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, यानी कि जेड एक्सिस हमारा ये है, तो इस जेड एक्सिस से इतना एंगल पे 60 डिग्री के एंगल पे बना हुआ है, और सभी का साइड दिया हुआ ए है। तो यहाँ पे पूछ रहा फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारा ना तो वाई जेड प्लेन में, ना तो एक्स जेड प्लेन में, ना तो एक्स वाई प्लेन में है, ये किसी बीच में है, ये बीच में है। तो अब इस बीच में है तो इसका दिया हुआ है कि हमको ये जो कंपोनेंट है दिया हुआ है कि ये यहाँ अगर वाई जेड में रहता तो 60 डिग्री एंगल उससे बना था। अगर 60 डिग्री से अगर इसको घुमा देंगे हम, 60 डिग्री से अगर इसको रोटेट करा देंगे तो ये वाई जेड प्लेन में आ जाएगा। और इन्हीं को हम 60 डिग्री में उसको इस तरफ 30 डिग्री, अगर इस तरफ 30 डिग्री कर देंगे तो ये एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो इस कंपोनेंट का, अगर देखिए ये डायरेक्शन जो है हमारा, ये डायरेक्शन क्या है, वाई डायरेक्शन है। तो ये तो पता है कि इस डायरेक्शन में जो ए है इनको हम लिख सकते हैं जे कैप, यानी कि बी सी। तो हमको एरिया वेक्टर निकालना है, तो एरिया वेक्टर निकालने के लिए ए क्रॉस बी सी करेंगे, यानी कि ए बी क्रॉस बी सी करेंगे। तो देखिए यहाँ से एरिया वेक्टर निकालना हमारा, एरिया वेक्टर ये निकालना है। तो एरिया वेक्टर के लिए करना क्या पड़ेगा, सॉरी ये पैरेललोग्राम इसमें जो भी स्क्वायर वो पैरेललोग्राम का ही पार्ट होता है। तो ये ए बी क्रॉस बी सी करेंगे। तो बी सी तो हमको पता है, हमको ए बी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए ए बी का दो कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, एक कंपोनेंट तोड़ लेते हैं जेड के लॉन्ग और एक कंपोनेंट तोड़ लेते हैं एक्स के लॉन्ग। अगर इसको जेड के लॉन्ग तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ए कोस 60, तो ये आ जाएगा ए कोस 60। और एक्स के लॉन्ग तोड़ेंगे, इसको एक्स की तरफ कर देंगे तो एक्स की तरफ ए साइन 60 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए साइन 60। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया वेक्टर पता चल जाएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट आने के लिए क्या चाहिए हमको, आई इंटू ए चाहिए। तो पहले हम एरिया वेक्टर निकाल दें, करंट तो दिया ही है, बस हमको एरिया वेक्टर में ही
थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती थी, इसलिए हम इस तरह से ले लिए पहले ही। तो अब चलिए ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए साइन 60 और ये आई कैप हो जाएगा। इस तरफ अगर एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए आई कैप करते हैं तो ये हो जाएगा ए साइन 60 आई कैप प्लस ए कॉस 60 जेड कैप आ जाएगा। ए कॉस 60 जेड नहीं सॉरी के कैप होता है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। बी सी क्या है, ए जे, तो ए है और ये जेड कैप की तरफ हो जाएगा। तो इसका वैल्यू रखिए, साइन 60 √3/2 होता है, तो यहाँ से √3/2 ए आई कैप प्लस cos 60 1/2 तो a/2 के कैप अक्रॉस ए जे कैप। तो देखिए यहाँ से हम घूमने वाले हैं, आई जे और के होता है। अगर इस डायरेक्शन में घूमते हैं तो देखिए आई क्रॉस जे होता है के, और जे क्रॉस के फिर से आई, और फिर आई जे के क्रॉस आई इक्वल टू जे होता है। तो यहाँ से देखेंगे इसी को घूमने के लिए, तो ये आपको वेक्टर में सिखाया जाता है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो अभी सीख लीजिए। तो यहाँ से हम देखिए a इंटू ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, √3/2 तो बाहर ही आ जाएगा, √3/2 ए स्क्वायर, और डायरेक्शन आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के आ जाएगा, ये के कैप। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे हम प्लस साइन दे देते हैं, और जो डायरेक्शन आएगा वो चेंज कर लेंगे। तो a इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बाय 2। अब देखिए k क्रॉस j है, तो k क्रॉस j उल्टा जा रहे हैं, k क्रॉस j तो माइनस आई आ जाएगा, तो ये माइनस आई है, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे प्लस ही रहने दीजिए, और यहाँ ब्रैकेट में माइनस आई के कैप कर देते हैं, आई कैप कर दिया है। तो ये डायरेक्शन आ चुका है, ये हमारा एरिया वेक्टर है ए। और मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जानते हैं एम वेक्टर जो होता है वो आई इंटू ए होता है, पता चल गया। तो आप देख लीजिए यहाँ से आई इंटू ए क्रॉस बी। तो चलिए यहाँ से कर देते हैं, तो इसको कर देते हैं, √a²/2 को कॉमन ले लेते हैं, a²/2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से a²/2 कॉमन ले लेते हैं, a²/2 कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या, √3 के कैप माइनस आई कैप, तो √3 के कैप माइनस आई के कैप। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा यहाँ से आ चुका है। अगर कोई इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड में लेना चाहता है तो दोनों तरफ मोड़ दे देंगे, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए इसका अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये वाला पार्ट तो बाहर ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। a²/2 अंडर √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर -1 का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैग्नेटिक मोमेंट जो आ चुका है, ये √3 और 1, ये 3 1 4 आ जाएगा, 2 का कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, I²। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड आ चुका है I² दिख गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा था, और ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है, तो अगर आप चाहें तो इसको अच्छी तरह से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो एक बार लिख लीजिए पॉज करके। इनके अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। यानी कोई एटम होता है तो उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सेल में नाचते रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन नाच रहा है तो उसके अंदर क्या चार्ज होती है, तो चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। चार्ज पार्टिकल जब घूमेगा तो हम उसको तो करंट कहते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब एक करंट फ्लो हो रहा है। तो इसी को हम देख रहे हैं, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वही हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हेडिंग लगा रहे हैं, मैग्नेटिक डायपोल ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है,
अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज रिवॉल्व कर रहा है तो यानी चार्ज मूव कर रहा है। और जैसे ही चार्ज मूव कर रहा है तो करंट हम लोग जान सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कोई एक एटम है, अगर जनरली बना ले कि ये हमारा एक कोई एटम है, तो इस एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन सेल में मूव करते रहता है, इलेक्ट्रॉन इनके सेल में मूव कर रहा है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरफ मूव करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो नेगेटिवली चार्ज जब एंटी क्लॉकवाइज में है तो क्लॉकवाइज में करंट फ्लो होगा। तो इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है कि करंट डायरेक्शन जो होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट इज जनरेटेड। इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इससे करंट निकलेगा, जनरेटेड। और करंट कैसे होता है, तो करंट का फॉर्मूला जनरली हम जानते हैं कि I = dQ/dt, ये तो होता ही है। लेकिन बेसिक बात करें तो अगर कोई क्रॉस सेक्शन हम मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोई क्रॉस सेक्शन माने हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन से एक टाइम पीरियड मान लेते हैं कि एक टाइम पीरियड कंप्लीट करने में इसको टी लगता है, एक टाइम पीरियड कंप्लीट करने में एक टी लगता है। तो अगर ये जनरली सिंगल हाइड्रोजन लाइक एटम है तो यहाँ पे कर देते हैं, ये जो जनरली ये बात करते हैं ये बोर मॉडल के अकॉर्डिंग आता है, तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो सिर्फ इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और एक टाइम पीरियड के दौरान इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगी वो सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन से ई आएगा और ये टाइम पीरियड जो टेकन करेगा वो टी आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो करंट होगा चार्ज फॉलोन थ्रो क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय टाइम। तो इस क्रॉस सेक्शन में फुल टाइम पीरियड, अगर एक टाइम पीरियड देखेंगे तो इसका टाइम पीरियड निकलेगा किस तरह से, पूरा सरकमफ्रेंस जो आ जाएगा वो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो टोटल सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रही है वो भी वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, v स्पीड है इसका, v नॉट नहीं सिर्फ v मानेंगे। तो इसका रेडियस जनरली कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका रेडियस r है, तो टोटल सर्कमफ्रेंस क्या जाएगा 2πr और डिवाइड बाय v, ये टाइम टेकन आ रहा है। तो यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं, करंट इक्वल टू आ जाएगा चार्ज फॉलोन जो कि क्रॉस सेक्शन से पूरे टोटल टाइम पीरियड में हुआ वो ई के बराबर आया है, तो सिर्फ हम इसको ई लिखेंगे, ई और डिवाइड बाय टाइम पीरियड टी आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए टाइम पीरियड कितना है 2πr डिवाइड बाय वी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई = 2πr बाय वी, और ये भी ऊपर चले जाएगा तो ई वी, चलिए इसको यहीं लिख देते हैं। करंट जो आ चुका है वो ई वी डिवाइड बाय 2πr, तो करंट हमको पता चल चुका इतना आया है। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, क्योंकि हमारा काम है कि मैग्नेटिक डायपोल ने मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था। हेडिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला अभी बढ़े हैं हम लोग, m = I × A, I ×
एरिया वेक्टर। तो देखिए इस डायरेक्शन भी हमको इनको लेना है। तो करंट अगर फॉलो हो रही है, इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन के अपोजिट में करंट फॉलो हो रही है, तो अगर देखिए तो ये इस तरफ से है, तो अगर ये फॉलो हो रहा करंट, तो ये थंब जो पॉइंट कर रहा है हमारा नॉर्थ पोल अंदर की तरफ है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ जाएगा। तो एरिया वेक्टर हमारा नॉर्थ की तरफ जा रहा, इनवर्ड जा रहा है, तो इनके डायरेक्शन में इनवर्ड आ जाएगा। तो M इक्वल टू, तो करंट हमको पता चल चुका है EV डिवाइड बाय 2 पाई R इंटू एरिया। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर। तो सर्किल का एरिया आ जाएगा पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, एक R भी कैंसिल हो जाएगा। तो M आ चुका है। तो बचा क्या? EV R बाय EV, एक R यहाँ बच चुका है, EV R बाय 2। ये अगर इसका डायरेक्शन भी कंसिडर कर लेंगे, ये डायरेक्शन देख लीजिए, ये इनवर्ड आने वाला है। डायरेक्शन इसका इनवर्ड आ जाएगा, ये इस तरफ है, तो पॉइंट हमारा थंब कर रहा है इनवर्ड। तो नॉर्थ पोल जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन इनवर्ड है। इतना पता चल गया। अब इनके साथ एक एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन होता है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो एंगुलर मोमेंट पे डिपेंड करता है। अगर कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो हम उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, हम इसको बिठा देंगे, जगह कम होने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। लिख लिया? तो चलिए, तो यहाँ पे इसको घेरा लगा करके इधर एंगुलर मोमेंटम बता देते हैं। एंगुलर मोमेंटम, ये रोटेशन के अंदर आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसके L से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से लीनियर मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये एंगुलर मोमेंटम L जो होता है वो होता है R क्रॉस P। अब देखिए हमारा ये कोई इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है कुछ ऐसे कर रहा है, ये सेंटर हो चुका है और ये रेडियस। अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो वेक्टर का डायरेक्शन V जो इस डायरेक्शन में है और रेडियस इस तरफ है। रेडियस वेक्टर जो होता है वो आउटसाइड होता है, वो रेडियस वेक्टर डायरेक्शन इस तरफ हो चुका है, इलेक्ट्रॉन वो इस पे है। तो R क्रॉस P, तो रेडियस तो पता ही है R, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते तो उसका मास कुछ न कुछ तो है ही। तो यहाँ पे R क्रॉस, चलिए इसको हटा ही लेते हैं, RMV साइन। अब 90 आ जाएगा। देखिए इन दोनों के बीच की रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी के बीच की एंगल कितना? 90 डिग्री है। रेडियस वेक्टर सेंटर से परपेंडिकुलर होती है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जो भी लाइन मिलती है वो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये टेंजेंशियल है और ये रेडियल अलोंग है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 आ गया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 90। तो L देखेंगे तो L जो आ चुका है वो MVR है, और L का डायरेक्शन की बात करें तो देखिए V क्रॉस B, ये क्या है? R क्रॉस P है, तो R क्रॉस P करेंगे, R क्रॉस V। तो R क्रॉस P यानी कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो लीनियर मोमेंटम का P का डायरेक्शन हो जाएगा, और V का डायरेक्शन जो है इस तरह से है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो R क्रॉस V, तो ऐसे करना है तो ये आउटवर्ड राइट हैंड पाम रूल, सॉरी राइट हैंड पाम रूल मतलब स्क्रू रूल, तो स्क्रू रूल से भी आप निकाल सकते हैं। इसको ऐसे कीजिएगा तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। ऐसे समझिए कि वेक्टर कोई A और B है, अगर हमको A क्रॉस B करना है, A क्रॉस B करना है तो A को B की तरफ घुमाएंगे तो हमारा थंब जो पॉइंट करता है राइट हैंड, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से सब हमेशा इसमें देखिए हैंड का ही कमाल होता है। तो ये वेक्टर में पढ़ चुके थे, अगर इसको ऐसे करेंगे तो A को B की तरफ घुमाएंगे तो A क्रॉस B आउटवर्ड आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है, आउटवर्ड। अब इनके साथ थोड़ा सा हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। ऐसा करते हैं यहाँ पे कि M इक्वल टू, देखिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ कर सकते हैं कि E डिवाइड बाय 2m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, 2m से डिवाइड किए हैं और 2m से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर m से मल्टीप्लाई कर देंगे v और r, देखिए v r था ही, तो ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं एंगुलर मोमेंटम। अभी देखिए ये L पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेकर आएंगे तो हमारा m और इनके जगह पे L लिख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंटम में रिलेशन आ चुका है यहाँ से।
देखिए ये m इक्वल टू आ गया है E/2m इंटू एल। ये स्केलर फॉर्मेट में है, अगर वेक्टर फॉर्मेट में रखेंगे तो चलिए ये वेक्टर फॉर्मेट में है तो m का डायरेक्शन इनवर्ड है और एंगुलर मोमेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन से अपोजिट है, तो ये आउटवर्ड वो इनवर्ड है तो माइनस साइन लगा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में E/2m और ये l वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्मेट में भी देख लिया और स्केलर में भी देख लिए। तो स्केलर में हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, अगर डायरेक्शन के साथ देखेंगे तो जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन के अपोजिट है। तो आपको पता चल रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है एंगुलर मोमेंटम पे, क्योंकि E भी कांस्टेंट और 2m भी कांस्टेंट, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि कांस्टेंट होता है और 2 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एंगुलर मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन एंगुलर मोमेंट के साथ डायरेक्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए एक बोर मॉडल आया था, तो इनको आप लोग एक बार पहुँच करके लिख लीजिए, हम बोर मॉडल बताने वाले हैं क्या था। तो ये एक बोर एटॉमिक मॉडल है, जनरली उसको बोर मॉडल कहते हैं। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, तो उसी के बारे में कर रहे हैं। तो बोर मॉडल इनके अकॉर्डिंग था कि ऑर्बिटल, इसको कैपिटल ओ कर देते हैं, ऑर्बिटर एंगुलर मोमेंटम यानी कि L, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग कहा था कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट के अंदर तो उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है। ये क्लास 11th में आप लोग पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर अंदर केमिस्ट्री की बात है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। मॉडर्न फिजिक्स में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये बताएंगे बोर मॉडल क्या, इस तरह से अगर थोड़ा सा जो पढ़े हैं उसको याद आ गया होगा। तो ये L जो होता है वो होता है NH/2π, जहाँ पे L होता है क्वांटम नंबर जिसको हम सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और L जो होता है वो इंटीजर होता है, N इंटीजर होता है। इसको 1 2 3 4 इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये इंटीजर है, इंटीजर है। ये अगर फर्स्ट सेल के लिए कहेगा तो K सेल, अगर K सेल के लिए कहेगा तो समझ लीजिए N का वैल्यू 1 का रहा, अगर L के लिए कहेगा तो 2, और M के लिए कहेगा तो 3, और N के लिए कहेगा तो 4। इसी तरह से फर्स्ट सेल को K से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को L से, और थर्ड को M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से अगर मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमको निकालना है तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन इलेक्ट्रिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट का एंगुलर मोमेंट के साथ जो रिलेशन था वो कुछ इस तरह से था, M = E/2m इंटू L, ऐसे था। तो अब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दें यहीं से, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आ जाएगा वो NH N, पहले ये देखिए E/2m कर देते हैं, E/2m NH/2π हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से लिखेंगे तो देखिए NEH डिवाइड बाय 4πm आ जाएगा। अगर मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट अगर मिनिमम देखना है तो M जो मिनिमम कब होगा, जब N का वैल्यू 1 हो जाएगा। M मिनिमम के लिए N = 1, और ये M जो आता है वो N का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो E/4πm। इसी को बोर मैग्नेट्रॉन भी कहते हैं, इसको बोर मैग्नेट्रॉन
बोर मैग्नेटोन। इसको रिप्रेजेंट करते जनरली बी एम से, सॉरी हाँ बी एम से, तो ये बोर मैग्नेटोन होता है। अब देखिए यहाँ पे सब कांस्टेंट आने वाला है, तो ई भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, ये ई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, जानते हैं इसके बारे में, एच जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसको लिख देते हैं, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और एम का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻130 kg। अगर सबका वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा, एक कांस्टेंट नंबर होता है, तो अगर चाहें तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर नहीं करना तो गूगल पे सर्च मारिए, इसका वैल्यू दिया रहता है। तो अभी थोड़ा उतना हमको नहीं सर्च किए हैं और ये जो किए हैं उतना याद भी नहीं है, तो ये कांस्टेंट है तो आप इसका देख सकते हैं। तो इसका बोर मैग्नेटोन जो मिनिमम एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसी भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से, मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट जो अगर किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का होता है इसको बोर मैग्नेटोन कहते हैं और ये एक कांस्टेंट टर्म है। इसको पॉज कीजिए, एक बार एक अच्छा सा क्वेश्चन कराने वाले हैं जिससे आपको फाइंड हो जाएगा रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंट के ऊपर ही है। तो इसको पॉज करके लिख लें। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं कि एक कोई नॉन कंडक्टिंग रिंग है और ये इस प्लेन में रखा हुआ है और इनका एक्सिस बीच में दिखा दिए हैं और ये एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है। जिनका रेडियस दिया हुआ आर है, मास एम है और चार्ज उनके ऊपर जो प्लस क्यू चार्ज है, हालांकि एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है जिसका मास एम रेडियस आर है, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरकमफ्रेंस, उसके सरकमफ्रेंस पे पूरी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो पूछ रहा है फाइंड एम बाय एल मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंट, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो इनका रेशियो जनरली अगर दिखाएं, इस पर चार्ज क्यू है तो इससे पहले इलेक्ट्रॉन पर है तो E/2m था, तो यहाँ भी Q/2m आने वाला है, लेकिन हम इसको प्रूफ करेंगे। अगर इसको प्रूफ कर देंगे तो आप इसके लिए अगर ये क्वेश्चन अगर किए हैं तो इसके कंसेप्ट पे m/l कर करके Q/m से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। चाहे वो रिंग हो, अभी रिंग के लिए कर रहे हैं तो रिंग का तो निकाल ही सकते हैं, उसी तरह से हम डिस्क का भी निकाल सकते हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए भी निकाल सकते हैं। पहले होलो कर लीजिए, ये होलो स्फीयर, कुछ रोटेशंस की बातें याद आ रहा होगा, होलो स्फीयर और कुछ सॉलिड स्फीयर, इन सब के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका हम फाइंड करके निकाल लिए तो ये रिलेशन को पता चल जाएगा, m/l = Q/2m आएगा जो आने वाला है। अब देखिए हम यहाँ से करने वाले हैं कि फिर से हमको पहले सबसे पहली बात क्या कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए चाहिए I × A, तो करंट तो इससे फॉलो हो ही रहा, तो करंट निकालना है तो पहले करंट निकालना है। और एरिया तो पता ही है कि अगर ये ये सर्कुलर है तो उसका एरिया πr² आ जाएगा, तो पहले करंट निकालना है। तो करंट I = देख करंट I क्या है कि अगर इसका एक कोई क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू एक टाइम पीरियड में जो एक टाइम पीरियड लगेगा, जनरली अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टाइम पीरियड सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय स्पीड हो जाएगा, और इसका स्पीड कंसिडर कर लेते हैं जो कि कैंसिल हो जाएगा। ये मूव कर, सॉरी स्पीड तो दिया ही है, स्पीड दिया हुआ है, यहाँ से अगर ये मूव कर रहा है तो ये एंगुलर स्पीड दिया हुआ है तो वहाँ से निकाल लेंगे। तो चलिए हम टाइम पीरियड पहले निकाल दें इसका। तो टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो 2πr डिवाइड बाय ओमेगा, सॉरी इसका टाइम पीरियड होता है जनरली, देख लीजिए एंगुलर मोमेंट में करेंगे तो कितना एंगल कवर करेगा। अगर एक सर्कुलर मोशन करेगा तो ये एंगल जो कवर करने वाला है वो 2π करेगा और डिवाइड बाय ओमेगा, ये टाइम पीरियड इस तरह से निकाल लिए। तो सिर्फ एंगुलर पोजीशन को कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है तो वहाँ से हम सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक रिवोल्यूशन के दौरान जो करेगा वो 2π एंगल कवर करेगा, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से टाइम पीरियड आ चुका है। तो यहाँ से हमको Q/t, इससे हमको रिलेशन आ जाएगा I का, तो यहाँ से I फाइंड कर सकते हैं। I = Q की जगह पे Q रहेगा, टाइम पीरियड की जगह पे कर सकते हैं 2π/ω, तो ये 2π डिवाइड बाय ओमेगा है। तो करंट यहाँ से आ चुका है Q/ω डिवाइड बाय 2π। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहेंगे तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, तो m = IA
जो आई आपको दिया हुआ है अभी निकाले हैं, क्यू ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, और इसका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल आ जाएगा, तो m का वैल्यू पता चल चुका है। अगर इसका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ चुका है। और एंगुलर मोमेंट निकालना है, तो एंगुलर मोमेंट के लिए आपको पता होगा कि एंगुलर मोमेंट जब निकालते थे L इक्वल टू तो m क्रॉस p, ये किसी पार्टिकल के लिए करते हैं। अगर कंटिन्यूस बॉडी होती है तो I इंटू ओमेगा करते हैं, L इक्वल टू होता है I इंटू ओमेगा। और कंटिन्यूस बॉडी के लिए, कंटिन्यूस बॉडी के लिए ये हमारा डिस्क जो दिया हुआ कंटिन्यूस बॉडी है, तो कंटिन्यूस बॉडी तो इसका L आ जाएगा। और ये एंगुलर मोमेंट, सॉरी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रिंग का बताएं तो ये m r स्क्वायर होता है। अगर इसका मास दिया हुआ m है और रेडियस r दिया हुआ है तो इसका जो आ जाएगा ये m r स्क्वायर, ओमेगा दिया ही है। तो एंगुलर मोमेंटम पता चल चुका है। अगर इसका वेक्टर का मोड लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड ऐसे ही कर सकते हैं। दोनों का रेशियो निकालना है तो देखिए यहाँ से निकल सकता है m बाय l, दोनों का रेशियो। तो m आ चुका है क्यू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और यहाँ से l का वैल्यू रखेंगे तो m आर स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ से m आर स्क्वायर ओमेगा, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए m बाय l जो है वो आ चुका है q बाय, ये q है ना कि a, q बाय 2m। तो यहाँ से आपको रिलेशन फाइंड हो चुका। जो इलेक्ट्रॉन में आया था e बाई 2m, और यहाँ पे एक जनरल केस लिए है तो q बाई 2m है। इससे आप किसी का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से रिंग का भी निकाल सकते हैं। रिंग का तो निकाल दिए, डिस्क का अगर याद होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो m r स्क्वायर बाई 2 होता है, इनका m r स्क्वायर बाई 2 होता है। होलो स्फीयर के बारे में बात करें तो इसका होता है 2/3 m r स्क्वायर, और सॉलिड का करें तो 2/5 m r स्क्वायर होता है। तो आपको एंगुलर मोमेंटम तो पता ही सबका, मैग्नेटिक मोमेंट आने के लिए q/2m से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते हैं, टेक केयर।